कहानी शुरू होती है धरती की सबसे भयंकर तबाही से। साल 2014 में ग्लोबल वार्मिंग अपने उरूज पर थी। तापमान बढ़ता जा रहा था और धरती का हर कोना जल रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए एक आखिरी हथियार आजमाया। उन्होंने एक खास रसायन को आकाश में छोड़ दिया जिसका मकसद था धरती को ठंडा करना। लेकिन यह प्रयोग एक ऐसी भूल बन गया जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। वो रसायन इतना ताकतवर था कि उसने धरती को बर्फ की चादर में लपेट दिया। आसमान से बर्फ की मोटी परतें गिरने लगी। समुंदर जमकर पत्थर हो गए। हर तरफ सिर्फ सफेद मौत का साया छा गया। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट होने लगा। धरती एक बंजर बर्फीली मरुभूमि में बदल गई। इस तबाही में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी एक ट्रेन, स्नोपियर्सर। इसे बनाया था 1 अरबपति इंजीनियर विल्फर्ड ने। यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन कभी बंद नहीं होता था। यह एक ऐसी मशीन थी जो बिना रुके, बिना थके, विशाल पटरियों के जाल पर पूरी धरती का चक्कर लगाती थी। इस ट्रेन में इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज थी। बिजली, पानी, खाना और एक पूरी तरह से एक छोटी सी दुनिया थी। इस ट्रेन में लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, जैसे कोई छोटा सा संसार हो। सबसे आगे ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बों में रहते थे अमीर लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने मोटी रकम देकर टिकट खरीदा था। उनके लिए ये ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्वादिष्ट खाना, शराब, शानदार बेडरूम्स और हर तरह की सुख सुविधाएं। ये लोग जो चाहें वो कर सकते थे। उनके लिए ट्रेन में हर चीज उनकी मर्जी से थी। बीच के डिब्बों में रहते थे इकोनॉमी क्लास के यात्री। उनकी जिंदगी फर्स्ट क्लास वालों जितनी शानदार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। उनके पास खाना था, साफ पानी था और कुछ बुनियादी सुविधाएं थीं। लेकिन ट्रेन के सबसे पीछे टेल सेक्शन में रहते थे थर्ड क्लास के लोग। ये वो गरीब लोग थे जिन्हें मुफ्त में ट्रेन में चढ़ने दिया गया था, लेकिन उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। उन्हें अच्छा खाना तो दूर, नहाने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ एक चीज खाकर जिंदा थे, एक अजीब सा प्रोटीन बार जो हर दिन गार्ड्स बांटते थे। इन लोगों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बाहर का नजारा देखने का मौका तक नहीं मिलता था। ट्रेन का मालिक विल्फर्ड इंजन सेक्शन में रहता था। वहां से वो इस छोटी सी दुनिया को कंट्रोल करता था। इस ट्रेन में सब कुछ था, बिजली की चमक, पानी की सप्लाई, खाना पीना और यहां तक कि फर्स्ट और इकोनॉमी क्लास के बच्चों के लिए एक स्कूल भी। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ अमीरों के लिए थी। टेल सेक्शन वालों के लिए सिर्फ अंधेरा, गंदगी और वो प्रोटीन बार था। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। ये 24 घंटे चलती रहती थी और धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 1 साल का वक्त लगता था। हर साल जब ट्रेन एक खास ब्रिज से गुजरती थी तो यहां एक तरह का नया साल माना जाता था। यह ब्रिज ट्रेन के एक और साल पूरा होने का प्रतीक था। कहानी अब अगले साल में पहुंचती है जहां 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आए। इस बार उनकी मांग थी एक वायलिन बजाने वाला जो फर्स्ट क्लास के डिब्बों के लिए चाहिए था। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने कहा कि वो और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। जब उसने अपनी पत्नी के बिना जाने से मना कर दिया तो गार्ड्स ने उसकी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये देखकर टेल सेक्शन में गुस्सा भड़क उठा। लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। इसी बीच जैक एवर्ट और उसका दोस्त एडगर कुछ और कर रहे थे। वो प्रोटीन बार में छिपे हुए मैसेज की तलाश में थे। ये मैसेज कोई सामने के डिब्बों से भेजता था। टेल सेक्शन वालों की हालत इतनी खराब थी कि ये मैसेज उनकी आखिरी उम्मीद थे। दानिया एकमा, उसने जैक को बताया कि वो मैसेज जो वो ढूंढ रहा है उसकी बेटी के प्रोटीन बार में है। जैक ने बच्चे को बहलाकर वो बार लिया। उसने बार को तोड़ा और उसमें से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला। कैप्सूल के अंदर एक मैसेज था, एक ऐसी चीज जो टेल सेक्शन वालों को बगावत के लिए मजबूर करती थी। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ प्रोटीन बार खाकर जिंदा थे। इनकी हालत इतनी खराब थी कि ये लोग अब बगावत के लिए तैयार थे। ये सामने के डब्बों में जाना चाहते थे जहां तमाम फैसिलिटीज थी, जहां जिंदगी थी। पिछले 17 सालों में इन लोगों ने 2 बार बगावत की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। टेल सेक्शन के लोग जैक को अपना लीडर मानते थे, लेकिन जैक खुद को लीडर नहीं बनाना चाहता था। वो अपने अतीत से परेशान था। उसका अतीत एक ऐसा बोझ था जो उसे लीडर बनने से रोकता था। उसने वो मैसेज कैलम को दिखाया। कैलम टेल सेक्शन का सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी था। वो भी जैक को अपना लीडर मानता था, भले ही जैक खुद को लीडर ना माने। इस बार मैसेज में एक शख्स का नाम था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने इस पूरी ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया, लेकिन उस वक्त वो ट्रेन के जेल सेक्शन में बंद था। टेल सेक्शन वालों का प्लान था कि वो इस शख्स को आजाद कराएंगे। उसकी मदद से वो सारे दरवाजे खोलकर
इंजन सेक्शन तक पहुंचेंगे। अगर वो इंजन पर कंट्रोल कर लें तो पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में आ जाएगी। इससे इनकी जिंदगी बदल सकती थी। ये उनके पास आखिरी मौका था। उसी रात गार्ड्स और ट्रेन की सीईओ मैसन फिर से टेल सेक्शन में आए। इस बार भी बच्चों की मांग लेकर आए थे। गार्ड्स ने बच्चों की हाइट नापनी शुरू की। तानिया और एक आदमी एंड्रयू अपने बच्चों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स ने बच्चों को जबरदस्ती उठा लिया। एंड्रयू ने गुस्से में मैसन के सर पर एक जूता फेंक दिया ताकि वो उनके बेटे को न ले जाए। मैसन बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आई। उसने वो जूता उठाया और टेल सेक्शन वालों को ताने मारे। उसने कहा, जैसे जूते की जगह पैर में होती है और हैट की जगह सर पर, वैसे ही तुम लोग टेल सेक्शन में हो। अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर टेल सेक्शन वालों का खून खौल उठा। मैसन ने एंड्रयू को सजा देने का फैसला किया। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि एंड्रयू का हाथ ट्रेन के बाहर रखा जाए। बाहर की ठंड इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ 7 मिनट में उसका हाथ पूरी तरह जम गया। फिर गार्ड्स ने एक आले से उसका हाथ तोड़ डिच दिया। ये एक अजियतनाक सजा थी। टेल सेक्शन में कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ या पैर इस तरह की सजा की वजह से कटे हुए थे। शायद उन्होंने भी कभी बगावत की कोशिश की थी या कोई ऐसी गलती की थी जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिली। ये देखकर जैक और बाकी लोग और गुस्से में आ गए। अब बगावत का समय आ चुका था। जैक को एक बात पर शक था। उसे लगता था कि गार्ड्स की गनों में गोलियां नहीं हैं। पिछले 10 सालों में हुए विद्रोहों में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं।